नमस्कार। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दादर वेस्ट मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी लागू किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन भारत की एकता अखंडता को समर्पित किया। वो एक अच्छे विचारक थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ के रूप में जो बीज बोया वो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने है। उनका जीवन हमें देश सेवा में समर्पण की याद दिलाता है। उन्होंने हमेशा समानता, एकता, न्याय का समर्थन किया। उन्होंने देश को एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का मंत्र दिया। अपने विचारों से एक शक्तिशाली समृद्ध भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर और डॉक्टर मुखर्जी को एक साथ स्मरण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कार्यक्रम के लिए आयोजकों का भी आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड में इस साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर माह में प्रस्तावित है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय खेलों की तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन प्रदेश में अभी तक राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया है, जिस कारण उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में खेलने वाले खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पाया। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बाद भी भारतीय ओलंपिक संघ अभी तक तारीख निर्धारित नहीं कर पाया है। भले ही दिन और समय निर्धारित न हुआ हो, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब राष्ट्रीय खेलों के संबंध में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य जल्द ही केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात करने वाली हैं और उनके समक्ष राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का ब्यौरा रखेंगी, ताकि भारतीय ओलंपिक संघ जल्द से जल्द राष्ट्रीय खेलों के दिन का निर्धारण कर सकें। मंगलौर उपचुनाव के चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलौर विधानसभा पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ मौजूद रहे। जनसंपर्क के दौरान हरीश रावत ने कहा, जलेबी बनाई तो कहीं आलू की टिक्की तो कहीं सब्जी वाले की दुकान पर सब्जी भी बेची। हरीश रावत ने यह कहा कि बीजेपी हो या बसपा, किसी भी पार्टी से कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन पर इस चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मंगलौर चेयरमैन के प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद अहमद ने यह कहा कि मैं और मेरे समर्थक कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के साथ खड़े हैं और बसपा अपना जनाधार खो चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव है और हम भारी मतों से जीत रहे हैं। मंगलौर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी के बेटे मनमोहन सिंह भडाना ने यह कहा है कि अगर जनता ने मौका दिया तो मंगलौर का विकास बेंगलुरु की तर्ज पर होगा। और बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना धर्म के सभी समाज के लोगों में अच्छे संबंध रखते हैं और सभी धर्मों का आदर करते हैं, इसीलिए बीजेपी प्रत्याशी को सर्व समाज अपना कीमती वोट देकर बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य अनीस अहमद ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने करतार सिंह भडाना को मंगलौर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और मंगलवार विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग भी इस बार प्रत्याशी जनता पार्टी के प्रत्याशी को बड़ी संख्या में वोट देकर जिताने जा रहे हैं। इधर उत्तराखंड में बीते दिनों हुई प्री मानसून बारिश से मौसम बदल गया है। उम्मीद है कि उत्तराखंड में भी मानसून जल्द दस्तक देगा और इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 7 दिन तक बारिश वाला मौसम रहने का पूर्वानुमान जताया है। अगले 7 दिनों के दौरान उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 25 से 27 जून के दौरान भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है।
हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पिछले आपदा में बरसात के कारण हुए नुकसान वाले स्थान पर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। कलसिया और रक्सिया नाले से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए आपदा मद से किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मानसून से पहले कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द से जल्द सभी विभागों और उनके निर्माणदायी संस्थाओं को कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद नगर और देहात क्षेत्र में बृहद स्तर पर दून पुलिस का सत्यापन अभियान चला। बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों और घरेलू काम करने वालों का सत्यापन किया गया। बिना सत्यापन के रह रहे बाहरी व्यक्तियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 394 मकान मालिक का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। 39 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना किया। अभियान के दौरान कोई वैध दस्तावेज न दिखा पाने वाले 262 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ की गई। 146 व्यक्तियों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। उत्तराखंड के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। प्रदेश में रविवार से प्री मानसून की बारिश शुरू हुई। देहरादून, मसूरी, गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़, हल्द्वानी समेत पहाड़ और मैदान के कई हिस्सों में शुरू बारिश हुई और मौसम विभाग ने 27 जून तक प्रदेश भर में बारिश को लेकर अनुमान जताया है। जारी मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन बारिश जारी रहने के आसार भी जताए हैं। प्री मानसून बारिश शुरू हो चुकी है। पहाड़ और मैदानों के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश हुई है और मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान भी जताया गया है कि अगले 4 दिन लगातार बारिश जारी रहने के जो आसार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश कई जगहों पर हुई है। देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल और तमाम जगहों पर बारिश से लोगों को राहत मिली है और साथ ही साथ जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है, अनुमान जताया है, उससे भी एक बड़ी खुशखबरी सामने आती है कि अगले 4 दिनों तक भी इसी तरह का मौसम रहने वाला है। बारिश अगले 4 दिन तक होने वाली है। खबर चमोली जिले से है, जहां टेम्पो ट्रैवलर जेपी चट्टान के पास अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। एसपी कार्यालय गोपेश्वर से मिली जानकारी के अनुसार वाहन बिहार, लखनऊ, उज्जैन, अमेठी और हैदराबाद के 16 यात्री सवार थे। जेपी चट्टान के पास अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में 10 यात्री घायल हो गए हैं, जिनका जेपी हॉस्पिटल लामबगड़ में उपचार कराया गया। वाहन चालक पवनीश कुमार ने ये बताया कि वो श्री बद्रीनाथ से जोशीमठ की ओर जा रहे थे। संभवतः ब्रेक फेल होने के कारण उक्त दुर्घटना हुई। थाना गोविंद घाट पुलिस ने मशीन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को किनारे कर यातायात को सामान्य कर दिया है। शहर की एक महिला समूह ने पर्यटन नगरी को उसका वजूद दिलाने के लिए अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी के नेतृत्व में पौड़ी शहर के शिक्षा विभाग के पीछे उतीश धारा के आसपास सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत महिला समूह ने गुलदार का संभावित ठिकाना बनती जा रही झाड़ियों को काटकर साफ किया। इसके साथ ही कूड़े को एकत्र कर उसका निस्तारण भी किया। इस मौके पर स्थानीय महिलाओं समूह ने लोगों से क्षेत्र को साफ सुथरा रखने की अपील की और आगे भी इसी प्रकार से अभियान को जारी रखते हुए क्षेत्र में पेड़ और फूल लगाने की भी बात कही है, जिस पौड़ी शहर को फूलों की घाटी की तर्ज पर सुंदर शहर बनाया जा सकेगा।
उत्तराखंड में वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए देहरादून संभाग ने चेकिंग अभियान चलाने पर जोर दिया है और उसी को देखते हुए आरटीओ एनफोर्समेंट ने शहर के विभिन्न चौराहे पर चालान काटने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं आरटीओ एनफोर्समेंट राजेंद्र बिराटिया के अनुसार लगातार कई दिनों से शहर के अंदर चालान और चेकिंग अभियान तेजी से की जा रही है, क्योंकि आए दिन सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग की शिकायत मिल रही है और ओवरलोडिंग मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। साथ ही साथ कई लोग दुपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग भी नहीं करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि शहर के कई इलाकों में और नेशनल हाईवे पर लोग व्हाइट पट्टी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। शहर में तो ये जाम का कारण बनता है और नेशनल हाईवे पर यह दुर्घटना का कारण बनता है। इस पर भी चालान किया जा रहा है। वहीं एनफोर्समेंट अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 21,000 चालान किए हैं और लगभग 450 के आसपास वाहन सीज किए। वहीं जिन वाहनों का चालान काटा जाता है उनके मालिकों को ये बताया जाता है कि वो दोबारा इस तरीके की हरकत करने से बाज आएं। रवि बडोला हत्याकांड के बाद अब प्रशासन ने उस व्यक्ति की संपत्ति का लेखा जोखा तैयार किया है जिसके सहारे पर रवि बडोला को गोली मारी गई। वहीं जैसे ही बात सामने आई तो उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान जारी हुआ। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने कहा, जो काम न्यायपालिका का है उसे न्यायपालिका को ही करने देना चाहिए। देहरादून के डोभाल चौक में 34 साल के रवि बडोला को गोली मार दी गई। जैसे ही ये गोलीकांड हुआ उसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया और वहीं जिस व्यक्ति के इशारे पर एक गोलियां चलाई गई हैं उसको लेकर अब प्रदेश सरकार सख्त होती नजर आ रही है। साथ ही अब उसे व्यक्ति की संपत्तियों का भी लेखा जोखा पुलिस खंगाल रही है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि जल्दी उसकी कई अवैध संपत्तियों में सरकारी बुलडोजर चल सकता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कर्णप्रयाग में आयोजित विचार गोष्ठी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कर्णप्रयाग पहुंचने पर बीजेपी के लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अनेक कार्य किए। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी ने प्रदेश के अनेक स्थानों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कर्णप्रयाग में आयोजित विचार गोष्ठी में शिरकत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हिंदुत्व की अलख जगाने वाले डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को कभी नहीं भूला जा सकता। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम बड़े अंतर से बद्रीनाथ उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। जब रखवाले ही चोर बन जाएं तो फिर संस्थाओं का क्या होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। रुद्रपुर में गुरु नानक शिक्षा समिति में भी यही खेल हुआ है। समिति मैनेजर गुरमीत सिंह और अध्यक्ष दिलराज पर 32 लाख के गबन का आरोप लगा है। दोनों आरोपी पुलिस के नोटिस के बाद अपना बयान दर्ज नहीं करा रहे हैं, जिससे उनके ऊपर कोषाध्यक्ष अमनदीप सिंह की तरफ से लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती नजर आ रही है। मामले की जांच कर रही एएसपी निहारिका तोमर की माने तो दोनों आरोपी 2 बार नोटिस के बाद भी अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे हैं। अगर दोनों ने अपना बयान दर्ज नहीं कराया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले में मरीजों के लिए सिर्फ रेफर सेंटर बन चुके हैं। जिला अस्पताल पौड़ी को अब सरकार फिर से सरकारी हाथों में लेने जा रही है। बीते 5 सालों से अस्पताल पीपीपी मोड पर महंत इंद्रेश अस्पताल ने संचालित किया, लेकिन अपने खराब रिकॉर्ड के चलते अस्पताल को पीपीपी मोड से स्वास्थ्य मंत्री हटाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जनता से उन्हें बार बार पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पताल की अव्यवस्थाओं की सूचनाएं मिल रही थी। जनता हर बार अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाकर फिर से अस्पताल को सरकारी हाथों में लेने के लिए आग्रह कर रही थी और जिस पर वो जनता के हित में ही जल्द अपना फैसला लेने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जनता के हित में वो जल्द ही अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने के संबंध में अपना निर्णय जल्द देंगे, जिसके बाद एक बार फिर पूर्व की तरह अस्पताल में सरकारी डॉक्टर और सरकारी स्टाफ अपनी सेवाएं अस्पताल में देगा। धन सिंह रावत ने यह भी बताया कि जिस वक्त अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया गया था उस वक्त सरकारी डॉक्टर्स की कमी थी, लेकिन अब उनके पास सरप्लस डॉक्टर्स हैं, इसीलिए वो जल्द पीपीपी मोड से अस्पताल को हटाने में अपना निर्णय देंगे। पीपीपी मोड में संचालित हो रहे अस्पताल की अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को उनके परिजनों को अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा था। अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को हर बार डॉक्टर्स हायर सेंटर रेफर कर रहे थे। जनता ने कहा कि पीपीपी मोड से अस्पताल को हटाना बेहद जरूरी है, जिस पर जल्द फैसला
लिया जाना चाहिए। आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार पौड़ी में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाई गई। इस मौके पर जनता दरबार में पेयजल, कूड़ा निस्तारण, सड़क और स्वास्थ्य आदि के मुद्दे छाए रहे। शिकायतकर्ता कमल रावत ने जनता दरबार में शिकायत की और कहा कि पौड़ी का जिला चिकित्सालय पीपीपी मोड में संचालित होने के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली से गुजर रहा है। मुख्यालय पौड़ी समेत क्षेत्र से जुड़े कई इलाकों में पेयजल की कमी बनी हुई है। यातायात व्यवस्था पार्किंग के अभाव में चरमराई हुई है। कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर पालिका की तरफ से बनाया गया डंपिंग जोन लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।